वीडियो और एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो आप मैथ्स से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैथ्स के बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके प्रश्न आपको परीक्षा में दिख रहे हैं। अक्सर आपको बहुत सारे लोग मोटिवेट करते दिखेंगे, अपने निष्कर्ष से, अपने तर्क से आपको स्पष्ट करते हैं कि वीडियो में मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स का कोई यूज नहीं है। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको नजर आएंगे जो कि ऐसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जहाँ पे मैथ्स मेन स्ट्रीम में होता है। आप जब आज का प्रश्न भी आपको ऐसा ही कुछ नजर आएगा। यह प्रश्न लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, जो कि अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है। अच्छी अच्छी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और इसको लेके बहुत लोग डिस्टर्ब और परेशान भी होते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद यह प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, तो कवर होगा ही होगा। साथ साथ इसके जो सिद्धांत हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। इन सारी जानकारी के लिए इन तक वीडियो को अच्छे से देखिए और पहले तो आप इस प्रश्न के नेचर को समझिए कि इसमें पूछा क्या है। एक बात मैं जरूर आपको बता दूं कि जब भी मैथ्स मेन स्ट्रीम का प्रश्न आएगा बहुत कैलकुलेटिव नहीं होगा, लेकिन प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, अप्रोच आपको सही तरह से आता है, इसका पूरा फील आपको है उस प्रश्न का, उसकी नॉलेज है आपको उस टॉपिक की, तो आप निश्चित तौर पे उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर आपकी स्किल कैलकुलेशंस में नहीं मेजर की जाती है। यहाँ पर आपकी स्किल जो होती है प्रेजेंटेशन में, प्लानिंग में, बनावट में, चीज़ों की सही तरह से सही स्ट्रैटेजी में लाने में, इन सब पर बेस्ड हो जाती है। मैं आपको अभी भी एक चीज़ का कमिट कर रहा हूँ कि जैसे मैं प्रश्न तो आपको हल करा ही रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ जो वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कुछ एग्जाम स्ट्रैटेजी पर भी मैं आपसे बात करूँगा और उसका भी वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूँगा। पहले तो इसको समझिए प्रश्न क्या है। सब कुछ मैं रीड करता हूँ क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तभी सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद कई चीज़ों का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस खुद हो ही जाती है कि करना क्या है, कैसे हो रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा से समीकरण पर्याप्त है या नहीं है। कथन प्रश्न आपको दिया गया है, तो पहले तो इतना निष्कर्ष आपको दिया गया, इतनी आपको जानकारी दी गई है। इसके बाद प्रश्न क्या है, यदि x और y दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो संख्याएं हैं, अभी वेरिएबल मानकर चलिए इनको, वेरिएबल मतलब चर राशियां, तो x का मान क्या है। x के मान के लिए आपको दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x + 2y = 14, दूसरा समीकरण है x - y = 2। इसने हमसे पूछा है, जैसे आप देखिए इस प्रश्न को इस समीकरण से रिलेट किया है, लेकिन सारा प्रश्न एक्चुअली देखो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो प्रश्न और उससे रिलेटेड अप्रोच है, लेकिन एक्चुअल प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है। क्या लिखा है पढ़िए, दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा से समीकरण पर्याप्त है। ठीक है। तो आपको ये समझाना है कि इसमें क्या एक ही समीकरण से हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, दोनों समीकरणों से दे सकते हैं, कि हम एक की मदद से दे सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं, आपको जानकारी देनी है। इसके लिए चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि x का मान प्राप्त करने के लिए केवल एक समीकरण 1 पर्याप्त है। x का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 2 ही पर्याप्त है। x का मान प्राप्त करने के लिए ना तो समीकरण 1 और ना ही समीकरण 2 अकेले पर्याप्त हैं, परंतु दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। कोई भी एक समीकरण या दोनों समीकरण संयुक्त रूप से x का मान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हमको कोई लॉजिक नहीं पता होती, कोई अप्रोच नहीं क्लियर था, तो मैं एक ही काम करता, इस समीकरण को हल कर लेता। हल तो करना अपने को आता ही है कि अगर हमारे पास दिया है x + 2y = 14, ठीक है, और दूसरा है x - y = 2 है, तो मैं क्या करता कि यहाँ पर जब वेरिएबल दो सेम हो जाए, या सेम करना पड़ता है हमें ज़रूरत के हिसाब से, जैसे इसका कोफिशिएंट गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसकी साइन प्लस है तो हम इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस करके इसको ख़त्म कर दें। 2y और 1y मिलके 3y कर दें, 14 में 2 जोड़ा तो यहाँ पर 16 हो गया, तो y = 16/3 हो गया। सॉरी, 14 में 2 घटाया तो 12 हो गया, 16 मत लिख दीजिएगा, गलती मत करिएगा इस तरह से। 14 में 2 घटाया तो 12 हो गया, y = आपका 12/3 अर्थात 4 हो गया। y का मान कहीं भी पुट कर दे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, कहीं भी पुट करें, हमें दूसरे में पुट करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो x - 4 = आप 2 करते, x = आपका 6 हो जाता। यहाँ पर दो मान हमको मतलब x का मान भी पता चल गया, x का मान 6 और y का मान भी हमें 4 पता चल गया। ये दोनों ऐसे मान हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। आप उठा के इसमें पुट करिए तो 14 आएगा, इसमें पुट करिए तो 2 आएगा। ये तो एक जनरल सोल्यूशन हुआ, जिससे x का और y का मान आपने ज्ञात कर दिया, बट इससे किसी भी प्रकार के निष्कर्ष को आप नहीं दे पा रहे हैं जो आपसे एक्चुअली पूछा गया है। इसके लिए दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण के मेरे कुछ सिद्धांतों को समझिएगा।
मैं डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ध्यान से देखिएगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अर्थात दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण। तो आप इसका समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है लिखने का, इसका सही तरीका होता है वह यह होता है। आप देखिए क्या होता है। मुझे अगर दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, मैं लिखूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ पे मैं आपको इसको कहूँगा समीकरण 1 है, इसको कहूँगा समीकरण 2 है। यहाँ पर जितने भी a1, b1, c1, a2, b2, c2 हैं, इस सब के सब बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये समीकरण एक ऐसी स्थिति पर बनाए जाते हैं जहाँ पर आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कभी दो व्यक्तियों की आयु निकालनी हो, दो की आय निकालनी हो, किसी भी प्रकार से ऐसे मान जो दो से संबंधित होते हैं, दो समीकरणों पर ही बेस्ड होते हैं, दो समीकरणों की मदद से हल किए जाते हैं। कक्षा 7-8 में याद करिए कि ऐसी परिस्थिति आती थी आपके सामने जब किसी प्रश्न को हल करने के लिए या तो हम द्विघात समीकरण खोजते थे, बनाते थे, या तो दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण बनाते थे। द्विघात में एक ही वेरिएबल पर पावर 2 होती है, अर्थात उसके दो मान निकल पाते थे। जब हमको ज़रूरत पड़ती थी कि हम दो लोगों, जैसे कि पहले का मान x मान लें, दूसरे का मान y मान लें, समीकरण दो कंडीशंस दे करके हम दो समीकरण बनाते थे और दोनों के मान निकालते थे, दोनों की वैल्यूज हमें पता चलती। पिता पुत्र की आयु निकल जाती थी, पहले की आय दूसरे की आय निकल जाती थी, एक पेन का दाम कुछ पेंसिल का दाम निकल जाता था। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते थे, दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरणों का निर्माण होता था और प्रश्न को हल करते थे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। यहाँ पे कन्फर्म है जो x है और y है, यही दो आपकी चर राशियाँ हैं, ये वेरिएबल्स हैं जो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग होते हैं, इन्हीं को फाइंड करना होता है। जब भी इस तरह के समीकरणों का हल करना होगा तो निश्चित तौर पे, मतलब पहली चीज़ तो आप समझिए, हमारी दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दो चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, इसलिए हमें दो समीकरणों की नीड होती है। कभी भी कोई समीकरण जो कि दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण पर रिलेटेड है, मतलब बनाया गया है, वह दो मानों के लिए ही बनाया जाता है, दो चीज़ों के लिए ही बनाया जाता है। अब अगर हम उन दोनों चीज़ों को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें साइमल्टेनियसली एक दूसरे से संबंधित दो समीकरण ही आवश्यक होंगे। हम कभी भी अगर एक समीकरण बनाएं जिसमें दोनों वेरिएबल को इन्वॉल्व करो, x और y को, हम एक ही समीकरण की मदद से दोनों मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगर मुझे दोनों मान ज्ञात करने या किसी एक को भी ज्ञात करना है तो हमें इन एक समीकरण से हमारा काम नहीं चल पाएगा, हमें इन दोनों समीकरणों का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। हमें इसके लिए अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने होते हैं। हम विलोपन विधि अप्लाई करते हैं, अर्थात किसी एक को एलिमिनेट अर्थात खत्म करते हैं, जैसे मैंने खत्म करके दिखाया। हम प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करते हैं, हम किसी एक का मान निकाल कर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके अगले का मान ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन हमें किसी का भी मान निकालने के लिए पहली रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें दो समीकरणों की ही आवश्यकता होती, एक समीकरण से अपना काम चलने वाला नहीं है। दो मान आपको निकालने, इसलिए दो समीकरण फ्रेम करने होते हैं, दो कंडीशन बेस्ड दो समीकरण बनते हैं, तभी जाकर के उन दोनों मानों को आप ज्ञात कर पाएंगे। जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उस प्रश्न में देखिए साफ साफ लिखा था कि चाहे x का करना हो चाहे y का करना हो। भाई x और y अकेले तो लिखे नहीं, अगर कहीं ऐसी स्थिति होती कि केवल x बराबर या x प्लस 5 बराबर कुछ लिखा होता तो 100% हम x का मान एक ही समीकरण की मदद से निकाल पाते। लेकिन जब x y के साथ रिलेट है और दो समीकरण आपको एडजस्ट करके दिए गए हैं, तो एक x फाइंड करना हो या y फाइंड करना हो, एक समीकरण कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, केवल दूसरा समीकरण भी पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ पर इसकी भी अपनी स्थिति होती है, इसके हल होने की, सलूशन आने की भी अपनी सिचुएशंस होती है, जो मैं आपको सिद्धांत में कंफर्म कर दे रहा हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, तो मैंने कहा भी था कि हम सिद्धांत क्लियर कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दो समीकरण, दोनों समीकरणों का संयुक्त रूप x को मान, नहीं, एक गलत बात है। अगर दोनों समीकरणों का हमें संयुक्त सहारा मिल जाए तो हम x के मान के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, अपनी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ सी ऑप्शन होगा x का मान प्राप्त करने के लिए। ना तो अकेले समीकरण एक और ना ही अकेले समीकरण दो पर्याप्त है, परंतु दोनों समीकरण एक साथ आवश्यक होंगे। याद रख लीजिएगा, अगर हमें एक समीकरण पता है, एक वेरिएबल है, तब तो उसका मान हो सकता है,
दो वेरिएबल एक ही समीकरण में इन्वॉल्व हैं, तो आप मान लीजिए कि दोनों में से किसी का भी मान ज्ञात करना हो तो हमें दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। एक डाउट सबसे बड़ी आती है, क्या सर जरूरी है कि दो समीकरण मान पर्याप्त, मतलब इतने सफिशिएंट हैं कि वो मान ज्ञात ही कर सकते हैं? इसके हल को लेकर के मैं अपना कुछ आपको सिद्धांत देता हूँ। जरूरी नहीं कि इसका हल हमेशा संभव हो। ध्यान से देखिएगा, इसका ऐसे दो समीकरण कुछ भी नंबर को मिलाकर अगर बना दें तो जरूरी नहीं कि उसका सलूशन संभव हो, तो उसके सलूशन की कुछ अपनी विशेष परिस्थिति होती है। हल संभव भी होता है, ध्यान से देखिएगा, और संभव नहीं भी होता है। संभव नहीं भी होता है कैसे? स्थिति समझिए, कब होता है कब नहीं होता है। पहले तो जान लीजिए नहीं होता है। कब हल संभव नहीं होता है? जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। ध्यान से देखिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, जिसको गुणांक कहते हैं, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है। ऐसी स्थिति में कोई भी समीकरण आपको दे दे, जैसे आप उस प्रश्न को हल करते, जैसे अगर हमसे कहता कि क्या सर दोनों समीकरण हल देने के लिए पर्याप्त हैं, अगर इस स्थिति में नहीं है, आप देखोगे तो नहीं होगा, तो मान लीजिएगा कि समीकरण जो है यहाँ पर हल देने में सक्षम है। और हल भी देगा तो दो प्रकार के होते हैं। अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय मतलब केवल एक ही पेयर एक्स वाई का होगा जो कि समीकरण का हल दे सकेगा, और अनंत हल होते हैं कि एक से ज्यादा कितने भी आप हल ज्ञात कर सकते हैं, एक्स वाई के निकाल सकते हैं, जो कि उस समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि जो हमने एक्स वाई निकाल दिया वही केवल आंसर है, कई सारे आंसर हो सकते हैं एक्स वाई के। अद्वितीय के लिए होगा कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब अगर a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय सलूशन मतलब यूनिक सलूशन, केवल एक्स वाई का एक ही पेयर संभव होगा जो कि मान ज्ञात करने में सहायक होगा। अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये तीनों के तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं तो इसके अनंत हल संभव होते हैं। तो समीकरण दो चरों पर आधारित रैखिक है, तो उसके हल के होने की और ना होने की स्थिति होती है। समीकरण को आप ऐसे फ्रेम करो, उसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करके निकालो। अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है तो समीकरण का कोई हल नहीं है, बाकी के किसी फॉर्मेट में समीकरण के हल हैं। हल में भी दो परिस्थिति होती है, क्या एक्स वाई का एक ही पेयर संभव है? अगर एक ही पेयर संभव होगा अद्वितीय हल कहलाएगा, अर्थात ये सिचुएशंस क्रिएट होंगी। और एक से ज्यादा अगर अनंत हल संभव है तो ये सिचुएशंस होगी। जैसे आपका जो प्रश्न था, अगर हम इसको भी इसी तरह से कंपेयर करते तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 था, इसका गुणांक 1 था, a1 अपान a2 हो गया। इसका मान देखिए 2 है और इसका मान -1, दे आर नॉट इक्वल। तो कहते हैं ना अद्वितीय हल। जैसे मेरे से पूछता कितने हल होंगे इसके, तो हम कहते हैं भैया अद्वितीय हल संभव होगा, मतलब एक्स वाई का एक ही पेयर, x का मान 6 और y का मान कितना आया है 4 ही पॉसिबल होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मैंने इसके सिद्धांत को लेकर भी आपको स्पष्ट किया। मेन यहाँ पर जो बताना था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दोनों का उपयोग करके एक समीकरण बनाया गया है, एक समीकरण से उनका हल संभव नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा मतलब दो समीकरणों की हमें आवश्यकता होगी साइमल्टेनियसली, तभी जा करके हम उन दोनों समीकरणों से हम उस वेरिएबल की मान या उसकी राशि हम पता कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे और यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए और प्रतिदिन की प्रैक्टिस और एक्टिविटीज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, लोगों की रीच तक पहुंचाएं और अपने प्रश्न और अपनी डिमांड हमें ज़रूर प्रोवाइड करें। अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हो उसको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में स्पष्ट करें और साथ साथ अपने विचार और थॉट्स को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।